possible. I'm standing on the... You want to seek out new life. दोस्तों, आज हम स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड वेब सीरीज़ के एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपको ये एपिसोड देखना हो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से देख सकते हो। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कैसे कुछ लोग अपनी पुरानी बॉस को बचाने के लिए जाते हैं, वह किस तरह से प्लानिंग करते हैं और कैसे अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं। और अगर आपको इस वेब सीरीज़ का एपिसोड 1 देखना हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ पर देख सकते हो। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें बियर क्रैक मोंटाना का सीन दिखाया जाता है। हम वहाँ पर कैप्टन बाइक को देखते हैं, वह ऑमलेट बनाते समय टीवी को देख रहे थे। वहीं कैप्टन बटोल सो रही थी, वह जागकर कैप्टन बाइक के पास जाती हैं और वो उन्हें कॉफ़ी भी ऑफ़र करते हैं। वहीं वह बताते हैं कि एंटरप्राइज़ का अगला एक हफ़्ता स्पेस में ही निकलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एंटरप्राइज़ एक जगह है जो कि स्पेस में है। कैप्टन बटोल क्रिस को किस करते हैं और वह वहाँ से चली जाती हैं। वह 1 महीने के लिए कहीं जा रही थी। क्रिस कहता है कि मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा। सीन शिफ्ट होता है और हम कैप्टन क्रिस को घोड़े से कहीं पर जाता देख सकते हैं। वहीं हम बॉब को देखते हैं, वह क्रिस से कहता है कि तुम जवाब नहीं दे रहे थे इसलिए मुझे आना पड़ा। बॉब क्रिस को किसी मिशन पर ले जाने के लिए आया था। वह चीफ का मैसेज भी दिखाता है, पर क्रिस कहता है कि किसी और को भेज दो। हालांकि बॉब उससे पूछता है कि तुम इन कमांड क्यों नहीं रहना चाहते। वो ये भी पूछता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, यानी कि एंटरप्राइज़ में। पर कैप्टन क्रिस बताने से मना कर देते हैं। वो क्रिस को अपनी जिम्मेदारी निभाने का ऑर्डर देता है। इन लोगों का मेन मिशन तो नई दुनिया को खोजने का है। सीन शिफ्ट होता है और हम स्पॉक को देखते हैं। वहीं स्पॉक की मासूका उन्हें शादी के लिए प्रपोज़ करती है। स्पॉक ने ये सोचा भी नहीं था कि वह उसे शादी के लिए प्रपोज़ करेगी। वह दोनों ज़बरदस्त किस भी करते हैं, पर तभी एक आदमी उन्हें रोक देता है। फिर वह किसी दूसरी जगह पर जाकर आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। जैसे ही वह लोग इंटीमेट होने वाले होते हैं तभी स्पॉक के पास एंटरप्राइज से संदेश आता है। वह कहता है कि उसे जाना होगा। दरअसल वो मैसेज क्रिस का होता है। वह कहता है कि स्पॉक हमें वापस चलना होगा क्योंकि नंबर 1 खो गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि नंबर 1 वही चीफ है जिसे कि ये सारे लोग ढूंढने जाने वाले हैं। अगले सीन में हम स्पॉक और कैप्टन को साथ में देख सकते हैं। स्पॉक को दुख होता है क्योंकि स्पेस में उसकी बहन मर गई थी। वहीं हम नई नंबर 1 को देख सकते हैं। कैप्टन कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, पर वह बिल्कुल तैयार थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पाइक को दिखाई देता है कि उसकी मौत कैसे होगी। तभी उन्हें पता चलता है कि चैम्बर में रेडिएशन का लीकेज हो जाता है और कुछ लोग मारे जाते हैं। वह लोग डॉक्टर से मिलते हैं। क्रिस बताता है कि वह डॉक्टर से कैसे मिला। वहीं हम उसकी एक नर्स को देख सकते हैं। दरअसल वो नर्स जीन्स में कुछ बदलाव करके बॉडी के पार्ट्स को कुछ हद तक चेंज कर देती थी। वहीं वह उन लोगों के अंदर दवाई को इंजेक्ट करती है और उस दवाई की खासियत होती है कि वह पहली बार यूज़ करने पर ज़्यादा देर असर नहीं करेगी। दवाई के बाद उनकी बॉडी बदलने लगती है और वह तीनों निकल पड़ते हैं नंबर 1 को बचाने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद नई नंबर 1 नीचे गिरने की एक्टिंग करती है और कुछ लोग उसे बचाने आते हैं। तभी वह लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें उसी नर्स और उसी डॉक्टर के पास भेज देते हैं। पर तभी उन्हें होश आने लगता है, पर तभी उन दोनों में से एक को तो वह लोग वापस से बेहोश कर देते हैं और दूसरा वाला वहाँ से भाग जाता है। फिर वो नर्स कैसे भी करके उसे पकड़ ही लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कैप्टन एंड टीम को देख सकते हैं। वह लोग एक एक करके अपनी आइज़ को स्कैन करते हैं और वह लोग अंदर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्पार्क के कान फिर से पहले जैसे होने लगते हैं, यानी कि उसके ऊपर दवाई का असर ख़त्म होने लगा था। फिर वह लोग पुरानी नंबर 1 को ढूंढ लेते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि पुरानी वाली चीफ नई नंबर 1 को पहले से ही जानती थी, क्योंकि उसने पहले नई वाली नंबर 1 को एक ऐसे ही केस से बचाया था। वहीं स्पॉक को काफ़ी दर्द होने लगता है और वह अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ पर थोड़ी सी फाइट भी होती है,
तभी हमें पता चलता है कि वह लोग इन लोगों की टेक्निक्स को यूज़ करके वेपन्स बना रहे थे। तभी स्पोक को जाने का रास्ता भी मिल जाता है, पर कैप्टन कहता है कि अगर अभी जाएंगे तो उन लोगों की मौत के जिम्मेदार हम होंगे। कैप्टन पुराने चीफ के ऑर्डर्स भी नहीं मानता और वो स्पोक को रोक लेता है और बाकी के लोगों को वापस से शिप में भेज देता है। स्पोक कैप्टन से कहता है कि क्या ये सही है, क्योंकि मैं एक एलियन हूँ। तभी कैप्टन कहता है कि इसी वजह से तुम मेरे साथ हो, और वो लोग वहाँ के लीडर से मिलते हैं। वह उससे कहता है कि हमारा इरादा अविकसित समाज पर जोर डालना नहीं है। वह कहता है कि तुम्हारी बढ़ती ताकत दोनों ग्रहों को जोड़ सकती है। वह यह भी कहता है कि आप इस प्रोटेस्ट को निगोशिएशन और बातचीत से भी ख़त्म कर सकते हो, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि जिसकी बंदूक वो शिकारी। वो अगली जनरेशन को गवर्नेंस देने की बात करती है और कहती है कि अगर खून इसकी कीमत है तो खून ही सही। और वह अपने लोगों से कहती है कि इन्हें पकड़कर ले जाओ। जैसे ही वह लोग उन्हें पकड़कर ले जा रहे होते हैं, तभी कैप्टन अपनी स्पेसशिप को बुला लेता है और फिर वह वही कहता है जो कि उसने कहा था कि जिसकी बंदूक वो शिकारी। अब वो शिकारी मैं हूँ। सीन शिफ्ट होता है और कैप्टन उससे कहता है या तो लड़ाई लड़ो या फिर फेडरेशन से चलो। फिर हम सैमुअल को देखते हैं जो कि स्पॉक्स का नया बॉस था। वहीं वह बताता है कि अगला मिशन होगा खोज, वह खोज जहाँ पर कोई भी ना गया हो, और वह लोग अपने नए मिशन पर निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि वह लोग एक नए ग्रह पर जीवन ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम 2 लोगों को देख सकते हैं। वह लोग किसी अलग ग्रह के थे। हम कैडेट अहोरा को यूनिफॉर्म में देख सकते हैं। वहीं हम कैडेट अहोरा को हैमर से बात करता देख सकते हैं। वहीं कैप्टन क्रिस भी उन लोगों को एक किस्सा सुनाते नज़र आते हैं। स्पॉक्स कहता है कि कभी कभी इंसानों का एक दूसरे पर हंसना उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। दोस्तों, आपको बता दें कि स्पॉक्स एक एलियन है। कैडेट अहोरा एक केन्या कंट्री का सॉन्ग गुनगुना रही होती हैं, जिसे सुनकर कैप्टन क्रिस को काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं सारे लोग चौंक जाते हैं जब वह सुनते हैं कि कैडेट अहोरा 37 लैंग्वेजेस बोल सकती हैं। यहीं पर वह यह भी बताती हैं कि एक कार दुर्घटना में उनके पेरेंट्स मारे गए। अगले सीन में हम स्पॉक्स और कैडेट अहोरा को आपस में बात करता सुन सकते हैं, जहां स्पॉक्स उनसे कहते हैं कि स्टारफील्ड कई लोगों का सपना है, जिनमें से एक मैं भी हूं। वहीं वह यह भी कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ के लिए सीरियस नहीं हो, तो तुम्हें उन लोगों के लिए यह जगह छोड़ देनी चाहिए जो कि इस चीज़ के लिए सीरियस हैं। वहीं हम देख सकते हैं कि स्पॉक्स बताते हैं कि कॉमेट एक प्लेनेट से टकराने वाला है। वह लोग उस ग्रह को बचाने में लग जाते हैं और स्पाइक यह भी कहते हैं कि उन्हें ये काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। वह लोग उस कॉमेट पर अटैक भी कर देते हैं। उन्हें रिपोर्ट को स्कैन करने के बाद पता चलता है कि अगर उस कॉमेट पर जीवन है तो वह लोग उसे पता नहीं लगा पाएंगे। स्पाइक अपनी टीम को कॉमेट पर भेजने के लिए तैयार करते हैं। वहीं वह नर्स उन लोगों के शरीर में एक दवाई इंजेक्ट करती है। वह लोग उस कॉमेट की ज़मीन पर पहुंच जाते हैं और उन लोगों को वहां पर एक बहुत बड़े अंडे के आकार की एक चीज़ दिखाई देती है। कैडेट अहोरा उस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग जाती हैं। जैसे ही लेफ्टिनेंट उस अंडे जैसी चीज़ को छूने की कोशिश करते हैं, उन्हें जोर का झटका लगता है और वह दूर जाकर गिरते हैं। उसी दौरान उन लोगों का कैप्टन स्पाइक से कनेक्शन भी टूट जाता है। वहीं हम उन्हीं 2 एलियंस को आसमान की तरफ देखता हुआ देख सकते हैं। कैप्टन स्पाइक कहते हैं कि हमें किसी भी तरह उस कॉमेट की फील्ड को पार करना ही होगा। हमारे लोग उधर फंसे हुए हैं और यह सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल था कि वह लोग उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करवा लें। वहीं हम देखते हैं कि उनकी शिप पर हमला हो जाता है। वो सेफर्ड की शिप थी। कैप्टन स्पाइक सेफर्ड से कनेक्ट करते हैं और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि तुमने हम पर हमला क्यों किया। वहीं वह महानीट के बारे में बताता है और कहता है कि महानीट हर प्लेनेट की ऑर्बिट की लाइफलाइन है। और वह कैप्टन स्पाइक को धमकी भी देता है और कहता है कि इसे कॉमेट कहना बंद करो, ये महानीट है। और वह उनसे यह भी कहता है कि अगर तुमने हमारे ऊपर फिर से हमला किया या फिर कोई भी दखलंदाजी की तो हम तुम्हें ख़त्म करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। कैप्टन चेक करते हैं कि उनके पास कितने और कैसे हथियार हैं। वह उससे यह भी कहते हैं कि उनका महानीट पर हमला करने का कोई उद्देश्य नहीं था।
वह तो बस उसे उस प्लेनेट से टकराने से रोक रहे थे। वह यह भी बताता है कि महानीट एक कॉमेट नहीं है, वह एक ऑर्बिट है और ऐसे महानीट आकाशगंगा में काफ़ी कम पाए जाते हैं। वहीं कैप्टन अपनी टीम से कहते हैं कि शेफर्ड को पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी टीम उस कॉमेट पर गई हुई है। लेकिन दोस्तों, ये बात शेफर्ड पहले से ही जानता था कि वह लोग वहाँ पर हैं और वह कहता है कि इसके बाद कोई भी हरकत हुई तो उसे जंग माना जाएगा। इतना कहकर शेफर्ड वहाँ से चला जाता है। स्पॉक्स कैडेट को एनकरेज करते हैं ताकि वह बाहर निकलने का कोई साधन ढूंढ सकें। हम यह भी देख सकते हैं कि कैडेट जब गुनगुना रही थी तो गुफाएं उनकी आवाज़ को रिस्पॉन्ड करती हैं और लाइट तेज़ी से जलने लगती है। वह लोग समझ जाते हैं कि गुफाएं म्यूज़िक को रिस्पॉन्ड कर रही हैं। वहीं स्पाइक को सिग्नल मिलता है और वह जब उस सिग्नल को अपने कंप्यूटर के थ्रू आइडेंटिफाई करवाते हैं तो पता चलता है कि केन्या कंट्री का ये सॉन्ग था, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि ये कैडेट अहोरा का सिग्नल था। वह सारे लोग एक म्यूज़िक साथ में गुनगुनाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह अंडे जैसे दिखने वाली चीज़ खुलने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि जैसे ही कॉमेट की फील्ड गायब होती है, वह लोग तुरंत उन्हें वापस एनर्जाइज करके बुला लेते हैं। पर दोस्तों, इन सब चीज़ों से शेफर्ड को गुस्सा आ जाता है और वह उन लोगों से बात करने के लिए भी राज़ी नहीं होता और कैप्टन स्पाइक की शिप पर हमला कर देता है। धीरे धीरे उनकी शील्ड भी कमज़ोर होने लगती है। एक तरफ उस कॉमेट की फोर्स फील्ड भी टूट गई थी। अगर ये लोग उस ग्रह को बचाने की कोशिश करेंगे तो शेफर्ड उन्हें अंतरिक्ष से बाहर उठाकर फेंक देगा। स्पॉक्स कहते हैं कि एक रास्ता है कि कॉमेट खुद मूव करे अपने आप। कैप्टन स्पाइक ऑर्टेजियस से कहते हैं कि तुम्हें अच्छा पायलट बनना था, तो अब वह वक्त आ गया है, हमें शेफर्ड की शिप के सामने ले चलो। कैप्टन स्पाइक एक बार फिर से शेफर्ड से कनेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम सरेंडर करते हैं, इस जंग से हमारा सिस्टम डैमेज हो रहा है। शेफर्ड कहता है कि अगर हम तुम्हारा सरेंडर कबूल ना करें तो। तभी स्पाइक कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम कॉमेट के सामने आ जाएंगे और उसी वजह से हमारी शिप ब्लास्ट हो जाएगी और हमारी शिप की कोर में जो विस्फोटक है वह भी ब्लास्ट हो जाएगा और जिससे तुम्हारा कॉमेट भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि हमारी मदद करो। और वह कहता है कि हम वादा करते हैं कि हम फिर से कभी महानीट को नहीं छुएंगे। शेफर्ड को ये बात समझ में आ जाती है और शेफर्ड दोबारा स्क्रीन पर आते हैं और कहते हैं कि तुमने महानीट की दोस्ती और उसकी दुश्मनी दोनों देखी, शायद हम दुश्मन बनकर दूर नहीं होंगे। हम देख सकते हैं कि कॉमेट से बड़ी मात्रा में वाटर वेपर उस ग्रह में एंटर करते हैं, जिसकी वजह से इस ग्रह पर बारिश होने लगती है, यानी कि अब उस ग्रह पर भी जीवन होगा। और दोस्तों, इसी के साथ उनका ये मिशन सफल हो जाता है। तो इस एपिसोड में हम लोग एक नई कहानी देखेंगे जिसमें स्टार ट्रेक की शिप में एक अजीब सा वायरस फैल जाता है, जिसकी वजह से उन्हें लॉकडाउन भी करना पड़ता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में कैप्टन पाइक नंबर 1 से कह रहे होते हैं कि आज भी लोग जेनेटिक चेंजेस से इतना ज़्यादा क्यों डरते हैं। वहीं वह सारे लोग एक स्टॉर्म में फंसने ही वाले होते हैं। तभी वह लोग अपने साथी से उन्हें एनर्जाइज करके वापस बुलाने को कहते हैं ताकि वह उन्हें वापस बुला सके। पर सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से कैप्टन पाइक और स्पॉक्स वहीं पर फंस जाते हैं। उन लोगों को आयरन स्टॉर्म से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, पर आयरन स्टॉर्म काफ़ी तेज़ था। तेज़ स्टॉर्म होने की वजह से कैप्टन पाइक और स्पॉक्स वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं नंबर 1 बताती है कि कैप्टन पाइक और स्पॉक्स उस जगह पर अटक गए हैं। वह कैडेट अहोरा से पूछती है कि क्या उन्हें सिग्नल मिल रहा है, और दोस्तों वह बताती है कि आयरन स्टॉर्म की वजह से उन्हें सिग्नल नहीं मिल पा रहा। वहीं हम एंसिंग लेंस को देख सकते हैं जो कि अपनी स्किन पर लाइट फील करने के लिए कांच में अपना सिर दे मारता है। नंबर 1 भी लाइट को महसूस कर रही होती है और उन्हें काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, तो वह अपने कंप्यूटर्स को 24% लाइट को इंक्रीज़ करने को कहती है। वह कपड़े फाड़कर भी उस लाइट को फील करती है। नंबर 1 डॉक्टर से पूछती है कि लैंडिंग पार्टी के क्या हाल हैं। वह उन्हें बताता है कि मामला कुछ गंभीर है और वह कहता है कि आप यहाँ आ जाओ तो मैं आपका चेकअप भी कर दूँगा। दरअसल दोस्तों, यह सब उस एलिमिनेशन के सोर्स की वजह से ही हो रहा था। डॉक्टर बताता है कि यह काफ़ी अजीब है क्योंकि लोगों ने या तो खुद को एलिमिनेशन के सोर्स से जला लिया है या फिर उन पर बहुत बुरा असर हुआ है। वह बताते हैं कि लाइट ही बस ऐसी चीज़ है जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिलती है। वह लोग लाइट को पाने के लिए उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, यहाँ तक कि वह यह करने के लिए
खुद को तकलीफ़ भी दे सकते हैं। वह कहता है कि उम्मीद है आपने ऐसी हरकत नहीं की होगी। जो चीज़ और लोगों को अफेक्ट कर रही होती है, दरअसल वह कमांडर को भी अफेक्ट कर रही होती है। कमांडर कैप्टन पाइक और स्पॉक से बात करती है। वह दोनों एक लाइब्रेरी में फंसे हुए थे। कमांडर बताती है कि यहाँ पर एक नई मुसीबत आ गई है। लैंडिंग पार्टी के लोग अचानक से बीमार पड़ रहे होते हैं और डॉक्टर्स को लगता है कि वह किसी चीज़ से एक्सपोज हुए हैं। आयन स्टॉर्म के तेज होने से उन लोगों का कनेक्शन फिर से टूट जाता है। वहीं जब कमांडर नूनियन से बात कर रही होती है तो हम देखते हैं कि उसे अचानक से लाइट से अट्रैक्शन होने लगता है। उसमें विटामिन डी की भी कमी आने लगती है। दोस्तों, हैरानी वाली बात तो ये थी कि वह कभी लैंडिंग पार्टी के साथ गई ही नहीं थी। दोस्तों, तभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इसे फैलने से रोकने का बस एक ही सॉल्यूशन है, वो है फुल लॉकडाउन। वह लेवल 5 का लॉकडाउन इनिशिएट कर देती है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन पाइक हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी शिप पर लोग परेशानी में हैं और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। कुछ कंटेमिनेटेड लोग कैरिट अहोरा के रूम में घुस जाते हैं और लाइट का सेवन करने लगते हैं। तभी वह उन्हें वहां से भगाती है। वहीं दूसरी तरफ वह स्टॉर्म अंदर घुसा जा रहा था। कैरिट अहोरा की रूममेट तो एक्सपोज हो जाती है पर वो नहीं होती क्योंकि वह उस समय अंधेरे में सो रही होती है। अब बात ये थी कि ये डिसीज़ लाइट के ज़रिए ट्रैवल कर रही होती है। अब इसे कंट्रोल करने के ऑल्टरनेटिव सोचे जाते हैं। कुल मिलाकर वह लोग लाइट को बुझाने की बात करते हैं। डॉक्टर कहती है कि काफ़ी सारे कंटेमिनेटेड पेशेंट हैं जिनको कि लाइट की एडिक्शन हो गई है। तभी नंबर 1 सुझाव देती है कि हम उन्हें सीडेट कर देंगे तो उन पर असर कम होगा। तभी हम देख सकते हैं कि हैमर ने आयन सल्फर नाम की एक चीज़ बनाई होती है। दरअसल वह प्लेनेट के एक कोर का एक पीस ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है क्योंकि उसे अपनी स्किन पर रेडिएशन महसूस करनी थी। कमांडर उससे कहती है कि हैमर, इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। जैसे ही वह रेडिएशन फील करने जाता है वह बेहोश होकर गिर जाता है और कमांडर उसे उठाकर लेकर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देख सकते हैं कि स्पॉक्स और पाइक अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं। स्टॉर्म का प्रेशर बढ़ने की वजह से स्पाइक को सुनाई देना बंद हो जाता है। स्टॉर्म उस जगह के अंदर घुस जाता है और वह दोनों ज़मीन पर लेट जाते हैं जिससे कि स्टॉर्म का असर कम हो और वह स्टॉर्म वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर कमांडर हैमर को अपने ऊपर लटकाए हुई थी। वह उसको सेडेटिव देते हैं। वहीं कमांडर नर्स चैपर और डॉक्टर से पूछती हैं कि तुमने मेरा ब्लड सैंपल लिया था तो क्या तुम्हें उसमें कुछ मिला। वह कहती है कि जब उस पर उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा तो उसके इम्यून सिस्टम ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसे हैंडल किया। दरअसल वह एक एलियन है। इसी वजह से नर्स चैपल कहती है कि आपका मैकेनिज्म कैसा है ये हम लोगों को समझने में काफ़ी समय लगेगा। तभी डॉक्टर बताता है कि उसने कमांडर का ब्लड चेक किया है, उसमें कुछ खास एंटीबॉडीज़ नहीं हैं क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम नया इन्फेक्शन को तुरंत जला देता है और इसी वजह से वह एंटीडोट नहीं बना सकते। दोस्तों, कुल मिलाकर इसका मतलब यह था कि कमांडर खुद को तो प्रोटेक्ट कर सकती है पर वह दूसरों की मदद नहीं कर सकती। दोस्तों, यहाँ हम कहीं ना कहीं यह भी देख सकते हैं कि वह डॉक्टर भी उससे इन्फेक्ट हो रहा था। लेफ्टिनेंट कंटेमिनेटेड फील्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है पर तभी वहाँ पर कमांडर आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक लेती है और वह उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि अगर कंटेमिनेटेड फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वहीं हम कमांडर में और उसमें फाइट देख सकते हैं। डॉक्टर को होश आता है तो कमांडर उसे बताती है कि हमने एंटीडोट बना लिया है। जब कंटेमिनेटेड फील्ड नीचे जा रही होती है, लेफ्टिनेंट नीचे जाने की कोशिश करती है। उसे रोकने के दौरान उन दोनों यानी कि कमांडर और लेफ्टिनेंट को रेडिएशन का सामना करना पड़ता है और फील्ड को फ्री एंगेज करने से पहले कमांडर की बॉडी उन दोनों को ठीक कर देती है। वहीं पर हमें नर्स बताती है कि उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनाई थी उनका इस्तेमाल करके इन सबको ठीक कर लिया गया है। वही डॉक्टर कमांडर से कहता है कि यहाँ पर सब लोग आपकी वजह से ज़िंदा हैं। कमांडर लेफ्टिनेंट के पास जाती है और वह आपस में बात करती हैं, साथ में स्ट्रॉबेरीज भी खा रहे होते हैं। हम देख सकते हैं कि कमांडर कैप्टन पाइक के पास जाती हैं और सब कुछ सच बता देती हैं कि वह एक एलियन है और उन्होंने स्टार फील्ड के फेडरेशन का नियम तोड़ा है और वह स्टार फ्लीट वाला बैच उतार देती हैं और कहती हैं कि वह रिज़ाइन कर रही हैं। वहीं कैप्टन पाइक कहते हैं कि वह उनका रेजाइनेशन एक्सेप्ट नहीं करते और वह कहते हैं कि इससे कहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से हो, तुम एक बेहतरीन कप्तान हो, और वह उसका बैज उसे लौटा देते हैं।
वह उससे कहते हैं कि चलो सबसे पहले उस जगह को देख लिया जाए जहाँ से शिप में वायरस एंटर हुआ है। कमांडर डॉक्टर के पास आती है और सब कुछ बताती है कि हैमर सही कह रहा था कि शिप में वायरस कहीं से एंटर हुआ है। और वह डॉक्टर से पूछती है कि तुम हमसे ऐसा क्या छुपा रहे हो जिससे कि हम सबकी जान जा सकती है। तभी वह बताता है रुकिया के बारे में, जो कि उसकी बेटी होती है। वह एक खतरनाक बीमारी से सफ़र कर रही थी और उसने अपनी बेटी को बफर में रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी और उसकी बीमारी भी आगे नहीं बढ़ेगी। वह ये भी कहता है कि वह एक जान बचाने के लिए पूरे क्रू की जान खतरे में नहीं डाल सकता, चाहे वो उसकी बेटी क्यों ना हो। और वह इमोशनल होकर कहता है कि क्या वह अपनी बेटी के साथ कुछ आखिरी के पल बिता सकता है ताकि वह उसे अलविदा कह सके। दोस्तों, कमांडर मान जाती है और उसकी बेटी से मिलना भी चाहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर को उसकी बेटी से मिलता देख सकते हैं। वह उसे राजा रानी की कहानियाँ भी सुनाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।